बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ ख्वाजा मतीन। एक बड़ी ख़बर के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं ईरान के अब्बास अराग़ची वो इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। 5 दिन की खामोशी के बाद एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के सफारती हलकों में हलचल दिखाई दे रही है। वो यहाँ क्या करने आ रहे हैं, किसकी दरख्वास्त पर आ रहे हैं, वो यहाँ आकर होगा क्या, कि इसके बाद जेडी वैंस भी पहुँचेंगे इस्लामाबाद में। इन सारी बातों के लिए हमने आज दावत दी है सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह खान साहब को। सनाउल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि एकदम 5-6 दिन हो गए हैं, एक बिल्कुल खामोशी अभाम पैदा हो गया था, एक तअत्तुल का शिकार हो गए थे बज़ाहिर जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हैं। इस वाले से अभी जो ख़बर आई है कि अब्बास अराग़ची जो पहुँच रहे हैं, इसके पीछे किसकी एफ़र्ट्स है, क्या चीज़ें पीछे बैकग्राउंड में हुआ तो ये पेशरफ्त हुई है? ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, घंटा कबल ये जब खबर आई है तो ये पूरी दुनिया की मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ी खबर थी। ठीक और है। पूरी दुनिया बाशमूल जो सबसे बड़ा इस वक्त अपने आप को, मैं तो मस्खरा कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को, वो जब शाम को उठता है, पाकिस्तान में जब शाम होती है और अमेरिका में सुबह होती है, तो उठ के वो पहले उसकी परेशानी नज़र आ जाती है कि उसको सबसे ज़्यादा परेशानी है। ठीक है। तो उसके लिए भी ये अच्छी खबर है, बाकी दुनिया के लिए भी। और इसलिए सारी दुनिया इस खबर को बड़ी खबर चला रही है कि पाकिस्तान के सरकारी ज़राए से, और मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि आला सतह के सरकारी ज़राए ने क्या मैसेज किए हैं। मतलब उस मैसेज में ये बताया गया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज रात इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ हार्सेस माउथ से ये आई है, लफ्ज़ भी बाकायदा वही चलाई जा रही है सारी दुनिया का मीडिया जो जारी किए गए हैं। और ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो सालिसी टीम है उससे अहम बातचीत, जो वो बातचीत दोनों फ्रीकैन से कर रहा था, इसमें से मैं फिर आपको बताऊंगा निकला क्या है, अमेरिका से और ईरान से। उसके नतीजे में उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। अब ये ऑफिशियल है। ठीक है। और ये भी उन्होंने तस्दीक किया कि जो अमेरिका की टेक्निकल और सिक्योरिटी टीम है वो पाकिस्तान में पहले से मौजूद है। बिल्कुल। जो आज से चंद रोज़ पहले 10-12 जहाज़ों पर, आपको पता है उनकी तो वीडियो भी बन गई थी, बिल्कुल। नूर खान बेस पर उतरे वो थे, मौजूद हैं। और उसमें सिक्योरिटी के वो भी सारे इक्विपमेंट थे जो अमेरिकी सदर के लिए होते हैं। ठीक है। मतलब अमेरिका इस चीज़ के लिए भी तैयार था कि उनका प्रेसिडेंट जो है अनएक्सपेक्टेड तौर पर पाकिस्तान आ सकता है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि मैं आ सकता हूँ यहाँ, जब अगर फाइनल एग्रीमेंट हो तो मैं दस्तखत के लिए यहाँ मौजूद हूँ। जी ख्वाजा साहब, ये जो होल्ड किया गया था, जिस तरह अमेरिकी सदर ने भी कहा आज से चंद रोज़ कबल, जब ईरान ने इनकार किया कि वो पाकिस्तान फ़िलहाल नहीं आ रहे, तो अमेरिकी सदर ने इसको कहा कि मुज़ाकरात होल्ड हैं। उन्होंने ये नहीं कहा ख़त्म हो गया। उन्होंने ये बात, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की रिक्वेस्ट पर उन्होंने सीज़ फायर को टिल फर्दर ऑर्डर, बिल्कुल, हाँ, गैर महीनों मुद्दत के लिए है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हुक्म सानी, उन्होंने कहा जब तक, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि वी आर ट्राइंग टू नेगोशिएट विद ईरान और एक फार्मूले पर इत्तेफाक करने की कोशिश की। सनाउल्लाह साहब, एकदम ऐसे लगता था जैसे हर चीज़ ख़त्म हो गई है। इंटरनेशनल मीडिया भी खबरें चला रहा था कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गई। अभी क्या हुआ है? अभी बीच में ये आज क्या हुआ है कि अब्बास अराग़ची साहब बगैर इस पर कोई शर्त तय किए बगैर पाकिस्तान आ रहे हैं। ये बात अब कोई ढकी छुपी नहीं है कि ईरान के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, कुछ पॉलिटिकल साइड है, कुछ आपकी मिलिट्री साइड है, कुछ उनकी जो इस्लामिक रेवोल्यूशनर हैं, इनकलाबी लोग हैं, उनकी साइड है। उनके दरमियान इत्तेफाक राय होना था। और ये अनप्रेसिडेंटेड था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जो दुनिया में इस वक्त इस तमाम जो मीडिएशन में सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है और सारी दुनिया ने माना है, वो 3 दिन तक उस मुल्क में रहा जहाँ पर हर वक्त खदशा रहता है कि इसराइल किसी न किसी, कोई ना कोई अटैक करके किसी न किसी को मार देगा। और ये इसको भी बड़ी बहादुरी के तौर पर देखा जा रहा है, और इसमें भी बड़ा क्रेडिट नहीं। ये तो बात कर देना बड़ा आसान है ना, ये गैर मामूली है, गैर मामूली, क्योंकि आपने देखा है कि इससे पहले वो जो इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर निशाना बनाया गया था ना। जी, किसी को भी वो बना दे, उनके साइंटिस्ट मारे उन्होंने, बड़े लोगों को उनको तो ये वहाँ पर ये भी इतलात आई हैं, कुछ अनकन्फर्म्ड हैं, कुछ कन्फर्म्ड हैं कि वहाँ पर हार्ट टॉक भी हुई हैं। आसिम मुनीर साहब से क्वेश्चनिंग हुई है और होती है। देखिए, वो पूछना उन्होंने लाजमी बात है, ये कॉमन सेंस है, न्यूज़ सेंस है। ये कि उन्होंने पूछा होगा कि भाई आप किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट के लिए या अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए। तो मैं आपको ये ब्रेकिंग बता सकता हूँ कि पाकिस्तान क्यों ये काम कर रहा है। हाँ, ठीक है। देखें, जब 78 या 79 में रशियन इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में, उसके नताइज किसने भुगते? पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। ईरान भी पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और सैकड़ों किलोमीटर की हमारी बॉर्डर लगती है, हमारे ताल्लुकात हैं, हमारा जो वहाँ का एक
مذہبی طبقہ ہے یہاں. نہیں یہ تو ہو ہی نہیں کروڑوں سکتا، لوگ. ہمارے پڑوس میں آگ لگے اور اس کا ہمیں ٹھیک ہے، تپش ہمیں نہ پہنچے. خواجہ صاحب ایک تو یہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے. پھر مشرق وسطیٰ میں جتنے ممالک ہیں، ایران صرف نہیں ہے، وہاں پہ سعودی عرب بھی ہے، وہاں قطر بھی ہے، کویت بھی ہے. ساری اسلامی ورلڈ ادھر ہی ہے نا. سر مشرق وہ وسطیٰ کو نکال دے پاکستان کے تو مفاد وہاں کیا ہیں؟ پاکستان کو جو 40-42 بلین ڈالر ریمیٹنسز ملتا ہے، جو اگر نہ ملے تو ہم ڈیفالٹ ہیں. اس کا 60% آپ کو مڈل ایسٹ سے آتا ہے، سعودی عرب سے آتا ہے، یو اے ای سے 8 بلین ڈالر آتے ہیں جو ہمارے ورکر بھیجتے ہیں. پھر عمان سے آتا ہے، قطر سے آتا ہے، بحرین سے آتا ہے، کویت سے نہیں آتا اس میں ہے. تو کوئی دو رائے نہیں ہے، تو پاکستان کا وہ انٹرسٹ ہے. اگر اس علاقے میں اسی طرح ڈی اسٹیبلائز رہے گا تو یہ پاکستان کی اکانومی بھی برباد ہے، پاکستان کی سوسائٹی بھی نہیں اسٹیبل ہو سکتی. اور یہ وہ جو توانائی کا بحران ہے ہمارے جی جی یہاں، وہ ایندھن کا بحران ہے. وہ صرف پاکستان سے لنک نہیں ہے، وہ پوری دنیا سے لنک ہے. آج اگر آپ یورپ میں دیکھ لیں، آپ ایشیا میں دیکھ لیں، آپ انڈیا میں چلے جائیں. یہ آپ سے تفصیلی بات بعد میں کریں گے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ عباس راکچی کا تو کنفرم تقریباً ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں. کیا اس کے بعد جو امریکن وفد ہے جس کی سربراہی دیکھیں جے ڈی وینس کر رہے ہیں، وہ اپنی جو جیرڈ انہوں کشنر ہیں، نے وٹکوف ہیں، وہ بھی پہنچیں گے؟ دیکھیں وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ کیونکہ اپنی نئی پرپوزل لے کے آ رہے ہیں جن پر اختلاف تھا، جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. اس میں ابنائے حرمز کو کھولنے سے متعلق ہے، ایران کے جو ایسٹس فریز ہیں اس کا معاملات ہیں. جو سب سے اہم سینسیٹیو ایشو ہے وہ یورینیم کا ہے. یہ 3-4 مین ایشوز ہیں جن کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک مشترکہ کچھ پرپوزل تیار کی ہیں جو ایرانی وزیر خارجہ لے کر خود آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب جو ڈیلیگیشن ہوگا اس میں کافی تبدیلی ہوگی پہلے کے مقابلے میں. اچھا، یہ جو تبدیل ہوگا اس میں جی جو جی شرکا بھی اگر تبدیل ہو سکتے ہیں جی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو میں نے بتایا کہ اور تجاویز بھی تبدیل ہو سکتی اوپر ہیں. سے جو چیزیں آئی ہیں، جو میسج آیا ہے، اگر وہی سارا کا سارا ڈیلیگیشن ہوتا تو ان کے نام دیے جاتے. لیکن یہاں صرف، اور پہلے آپ کو پتہ ہے جو ڈیلیگیشن آیا تھا اسپیکر کی سربراہی میں آیا تھا. بالکل، جو باقر ٹھیک ہے. کلیباف ہیں ان کی سربراہی میں وہ وفد آیا. اب لگتا یہ ہے کہ وہ اسپیکر شاید اس اسکپ کر ڈیلیگیشن سے ان کو اسکپ کر دیا گیا. جی بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب. آپ نے ناظرین گفتگو سنی. ثناء اللہ صاحب نے اپنے تجربے کی روشنی میں بتایا کہ یہ چیزیں اب دوبارہ ریسٹور ہونے جا رہی ہیں. امید واسق ہے کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے. ابھی کے لیے اتنا ہی. اپنے دوستوں عزیز و اقارب سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.